तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स मेरे बारे बारे में अगर इफ़ एनीवन आर इंटरेस्टेड देन आई विल शेयर। माय नेम इज़ प्रतीक नंद कुमार कोडे। आई एम फ्रॉम नागपुर डिस्ट्रिक्ट, specifically Narkhed, which is a small town and the bordermost town of Maharashtra. Well, मेरी प्रिपरेशन यही से फ्रॉम माई हाउस आई हैव डन, and for optional I had gone to one of the institute, but now the teacher has itself gone into the service, so it becomes difficult. Okay, तो पहले मैंने आई हैव गिवन ओवर 7 SSB interviews which include FCAT, which include CDS and NCC special entry scheme, as my father was also in the Indian Army, so it was a general motivation there for me. But post COVID I decided that it's important, we need to think about some other way where we can contribute towards the society. ओके ओके, हिंदी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कोविड आता है तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि कुछ और वे होना चाहिए जिससे कि हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें, एंड उसी के लिए आई स्टार्टेड देन फॉर प्रिपेयरिंग CSC। तो तब तक मैंने ऑलरेडी 3 इन्वेस्ट कर चुका था अटेम्प्ट, बिकॉज माई मेन फोकस वॉज ऑन CDS, FCAT एंड SSB इंटरव्यूज़। बट देन नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई गेव प्रीलिम्स, क्लियर्ड प्रीलिम्स, एंड मेंस में आई मिस्ड, थोड़ा मिस हो गया। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में देन आई मतलब प्रीलिम्स भी हुई, मेंस भी हुई, इंटरव्यू भी हुआ, एंड फाइनली आई ऑल्सो गॉट द रैंक। वट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ UPSC? सी, यहाँ पे बैठ के मैं कोई कोचिंग का ये नहीं करने वाला हूँ कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स, आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, कुछ कुछ होते हैं इंटरव्यू इंस्टीट्यूट्स जो नहीं प्रोवाइड कर पाते अप टू द मार्क्स, बट आई थिंक नाउ सब लोग कर रहे हैं। तो मेरा नाम प्रतीक नंद कुमार कोटे है। आई वॉज बॉर्न इन बिश्नौर, यहीं पे एक छोटा सा गांव है। मेरी जर्नी इसी मेरे टाउन से, इसी रूम से स्टार्ट हुई, यहीं से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी। एंड मेरे पेरेंट्स, मदर, फादर, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया। अगर प्रीलिम्स की तैयारी, पर्टिकुलरली GS और CSAT तो अभी बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो रहा है, तो उसके लिए तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लीजिए एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करके देखिए। एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए UPSC के ही पेपर्स लीजिए, UPSC की आंसर शीट लीजिए, एंड उसी हिसाब से इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। रहा सवाल GS का, तो डोंट कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आपके पास NCERT है, स्टैंडर्ड बुक्स है, हर चीज़ की 3-4 बार तो आपको रिविज़न करनी ही है। प्लस आपने अपना ऑप्शनल जो है प्री दिसंबर कंप्लीट कर लेना है, या फिर एटलीस्ट टिल दिसंबर आपने आपकी ऑप्शनल की 2 रीडिंग्स तो भी कंप्लीट कर देनी चाहिए। जो मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स है उसको भी क्लियर करना है। एंड अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो आई विल रिकमेंड कि आप जनवरी से लेके जो भी 6 मंथ का टाइम है आप प्रीलिम्स को दीजिए। उसमें इफ़ पॉसिबल 100 टेस्ट सीरीज़ आप कर सकते हो, 30 यूनिट, 30 सेक्शनल एंड 30 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़। ठीक है, मैं कुछ लिस्ट है, मैं उसके बाद आई कम बैक यहाँ पे आके आपके क्वेश्चंस को भी आई आंसर, ठीक है। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, तो इसके लिए मेंस के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी रखनी है हमको। जो भी टॉपिक्स है मिनिमम रिसोर्सेस रख के मैक्सिमम रिवीजन करना है। एवरीडे न्यूज़पेपर जो है वो इम्पोर्टेंट है। अभी करेंटली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में दिस फ्लड लाइक सिचुएशन, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है UPSC एस्पिरेंट के लिए। एंड आई एम श्योर कि इस साल के मेंस में अर्बन फ्लडिंग पे भी एक टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है। सो इसी यही होता है कि करंट अफेयर्स से ही आपका मोस्टली रेलेवेंट टॉपिक आता है, एंड बाकी सारी चीज़ें जो है आपको कंटिन्यू करनी है, उसमें कोई डील नहीं है। आपके कंपिटिटर्स भी पढ़ाई करने कंप्लीट करेंगे तो आपको भी वो चीज़ें पढ़नी है। GS 1 2 3 4, GS 4 के लिए आई से कि ओनली आइस का प्रहार का जो मटेरियल है वो इनफ है। उसके बाद आप 3-4 कोई टेस्ट ले लीजिए, उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करिए तो GS 4 हो जाएगा। एक विजन आइस की कुछ केस स्टडीज़ का एक हैंड आउट है, वो आप डाउनलोड कर लो तो आपका GS 4 हो जाएगा। GS 1 2 एंड 3 डायनामिक है। 2 के लिए आपको मटेरियल पता है कि लक्ष्मीकांत यूज़ करना है और सोशल जस्टिस
के लिए भी जो भी मटेरियल अवेलेबल होगा यू कैन गो फॉर इट। आई वेंट फॉर ओनली एज का प्रहार मटेरियल। GS1 के लिए क्वाइट वास्ट टॉपिक है, तो कुछ एरियाज है जैसे सोसाइटी है उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होती है। एंड स्टैंडर्ड बुक लिस्ट ही GS1 के लिए यूज़ करना है, जैसे NCERT हो गई, जैसे लियोंग हो गई, इन्हीं चीज़ों पे फोकस करने से ज़्यादा नहीं। GS3 के लिए इट्स अ वास्ट टॉपिक, तो स्टार्ट विद डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सारे टॉपिक्स को भी कवर करते करते इन्वॉल्वमेंट करके कम टू इकोनॉमी। एंड इकोनॉमी में भी रिमेंबर करिए वही टॉपिक्स यूपीएससी पूछेगी जो टॉपिक्स मोस्ट प्रोबेबली भी न्यूज़ में थे एंड समथिंग लाइक दैट। सो यूपीएससी विल नॉट गो टू वेरी ओल्ड सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जो रिसेंटली इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज़ पे होगा वही चीज़ आएगी। ऑप्शनल के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह कभी लगाई नहीं थी। मैंने बस 2020 में आई हैड लर्नड फ्रॉम वन ऑफ द फैकल्टी, नाउ ही इज़ इनटू द सर्विस, सो दैट चैप्टर इज़ क्लोज्ड। उसके बाद वही मैंने खुद ने अपना हमेशा यूज़ टू मेक 60 डे टाइम टेबल जब मुझे एंथ्रोपोलॉजी रिवाइज करना होता था। तो उसके बाद एवरी डे मेरा था कि ऐसा नहीं कि 2 घंटे बैठ के करूँगा या 4 घंटे बैठ के करूँगा, इट वॉज़ लाइक कि ये टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर वो 1 घंटे में भी हो जाता था तो मैं उठ जाता था, या फिर 3 घंटे भी होता तो बैठना पड़ता था। तो ऐसे 60-80 डेज़ का एक टाइम टेबल बनाइए, उसको रिपीट करिए। जब आप सेकेंड टाइम उसका रिविजन करेंगे तो कोशिश करना कि वो जो भी टॉपिक है वो अराउंड 50 to 60% टाइम कंज्यूम हो उसमें बचे। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, फ्री में होते हैं तो आप डेफिनेटली दीजिए। तो उसमें आपको एक एक ये हो जाता है कि क्वेश्चन से आप फेमिलियर हो जाते हो, और कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप जो है आंसर कर सकोगे। तो धीरे धीरे चीज़ें होती है। पर्सनैलिटी मॉक इंटरव्यू देख के आपकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होगी, थोड़ा ये होता है कि यू गेट मोर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, या फिर जहाँ पे आप वहाँ पे बैठे हो तो यू विल फील कि दैट एटमोसफियर इज़, उसको हैबिचुअल हो जाओगे। सो दैट्स द ओनली थिंग मॉक में होगा। रिसोर्सेज और बुक लिस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ओनली आइस का प्रहार मटेरियल मैंने कुछ स्पेसिफिक्स के लिए यूज़ किया था। विजन आइस का जो एथिक्स की केस स्टडीज़ थी वो यूज़ करी थी। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक लिस्ट थे, M लक्ष्मीकांत, मॉडर्न क्ले स्पेक्ट्रम, शंकरायस फॉर एनवायरमेंट। तो मतलब बेसिक वही बुक्स थी, कोई ज़्यादा अलग किसी के बुक्स नहीं होते। रिसोर्सेस यही है, यू हैव एज एन एस्पिरेंट आपको वो चीज़ें पढ़नी है फिर से, दैट्स द ओनली थिंग। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो रिमेंबर जब आप पहले 1-2 महीने लोगे उसमें ये चीज़ आपको ज़रूरी है समझना कि आप कोई बहुत अच्छा आंसर नहीं लिखोगे, बट ऐसा है कि अगर आप रोज़ लिखते जाओगे तो एट द एंड ऑफ 2-3 महीने के बाद आप एक बहुत ठीक ठाक आंसर लिखोगे कि आपको अराउंड 40% मार्क्स तो मिलने चाहिए। तो दिस इज़ समथिंग वो रखना है हमने। उसके लिए नॉलेज लगता है, तो जब आपके NCERT की पहली दूसरी तीसरी रीडिंग हो जाएगी तो आपको आंसर राइटिंग में समझ में आएगा। फिर उसमें फॉर्मेटिंग करनी है। टॉपर्स की फ्री में टेलीग्राम पे बहुत से चैनल्स पे आंसर कीज है, आंसर शीट्स है, तो उसको डाउनलोड करिए। उसमें देखिए कि उन्होंने किस प्रकार से लिखा है। फ्लो चार्ट्स बनाना है, डायग्राम्स बनाना है, तो रिमेंबर करिए कि डायग्राम जो है वो कोई पेंटिंग नहीं है। यू कैन मेक अ ट्रायंगल एंड 3 पॉइंट लिख दिए, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, तो ये बन गई एक डायग्राम। सर्कल में अगर हमने बना दिया कि रिसेशन है, उसके बाद गवर्नमेंट बूस्ट देगी, फिर इन्फ्लेशन होगा, उसको टैकल करने के लिए तो इट इज़ लाइक एक साइकिल डायग्राम बन गई। रिमेंबर करिए उसको ऐसे स्क्वायर में बॉक्स कर दीजिए, एंड धीरे 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 स्टार्ट राइटिंग ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स पे लिखिए। प्रोज कॉन्स, रोल क्या होता है, शॉर्ट कमिंग्स क्या है, वो चीज़ें समझने की आप जो है पूरी तरह से कोशिश करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद ही समझ में आएगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। आपको जब तक पता नहीं होता है कि हु इज़ योर एनिमी, तब तक इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है उस चीज़ को समझना। तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के समझें। एनालिसिस कैसे करें इसको, ओके।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो भी है उनको आप सबसे पहले रखिए। अभी कंपाइलेशंस आता है टॉपिक वाइज बहुत से कोचिंग का, तो वहाँ से लीजिए कि किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे। तो उससे आपको पता चलेगा कि यूपीएससी किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी क्वेश्चंस वहाँ पे आ रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, क्या रेलेवेंस था उस चीज़ का। एंड मुझे लगता है अगर आपने ये चीज़ समझ ली कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस बैकग्राउंड के कारण आए थे, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू कि उस टॉपिक को अच्छे से समझना। कि अगर कोई और क्वेश्चन उस टॉपिक में से आएगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने किस टाइप से इसे अप्रोच करना है। यूपीएससी में टेस्ट सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है? टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, आई पर्सनली विल से कि आपने जितना नॉलेज किताब पढ़ के लेंगे उतना उससे शायद कई गुना ज़्यादा नॉलेज जब आप अराउंड 100 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेंगे आपको आ जाएगा। क्योंकि कोई भी कोचिंग मटेरियल की टेस्ट सीरीज़ हो, दे प्रोवाइड गुड कंटेंट एट द बैक। यूजुअली बच्चे 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड दे आर हैप्पी विथ वट एवर द स्कोर दे गेट, खुश हो जाते हैं। और फिर जब रिविजन नहीं करते एंड में, तो वो चीज़ अवॉइड करनी है। जैसे आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली, एनालिसिस कर लिया कि इतना इतना स्कोर आया है, तो जो करेक्ट हुए उसको भी पढ़िए, जो रॉन्ग हुए उसको डेफिनेटली पढ़िए। एंड उसी टाइम पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये समझना आपने कि कौन कौन से टॉपिक से यूपीएससी पूछ सकती है और कौन से नहीं पूछेगी। अगर ये टू कॉम्प्लिकेटेड है, टू कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिक है, तो वो क्वेश्चन वहीं पे काट दीजिए। यूपीएससी नहीं पूछेगा ऐसा सवाल। क्योंकि दिस सर्विस आपको डिमांड करती है कि पर्सन एक जनरलिस्ट हो। उसके बाद आप जब भी सर्विस में जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू जो भी नीड होगी वो आपको स्पेशलिस्ट बना देगी। अदरवाइज ये सर्विस मेनली इट फोकसेस ऑन अ जनरल थिंग्स। कोचिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? वेल, गाइडेंस के लिए ठीक है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है। गाइडेंस के लिए ठीक है, आपको एक साइकोलॉजिकली मिलता है कि हाँ कोचिंग है वगैरह वगैरह है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। मैंने अभी भी बहुत से बच्चे यहाँ पे देखे जिनकी नहीं थी। फॉर एग्जांपल आई हैव फ्यू फ्रेंड्स राइट नाउ, दे आल्सो क्वालिफाइड इस बार सर्विसेज में, तो उन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। यू विल नॉट फाइंड देयर नेम ऑन एनीवेयर। वो सीधा सीधा उन्होंने बस हमें पढ़ाई करी। सो इट्स नॉट नेसेसरी। इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। आप अगर इन्हीं कुछ पॉडकास्ट्स को या फिर लाइव सेशंस को या स्ट्रेटजीज़ को सही से देख के अपना प्लान बनाओगे तो यू विल ऑल्सो क्लियर द एग्ज़ाम। ऐसे नहीं है। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए इसके लिए पिछले 5 साल आपको 12वीं से ही फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, 10वीं 12वीं से, तो हो जाएगा। उसके बाद है एनसीईआरटी कैसे पढ़े। एनसीईआरटी सिंपल है। आप जो छोटे टॉपिक्स है, छोटे चैप्टर्स है, बुक है 5th 6th 7th 8th के, तो 1 डे में ख़त्म हो जाते हैं आराम से। 11th 12th के लिए पहली रीडिंग जो है पेंसिल से करिए, सेकंड रीडिंग आप जो है हाइलाइटर से करिए, एंड थर्ड रीडिंग आप बस पेज पलट के जस्ट उसमें नज़र डालते रहिए। सो इम्पोर्टेंट ये है कि थर्ड रीडिंग के टाइम पे आपकी ओल्ड एनसीईआरटी 12th की, एंशियंट की, आपने उसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने उसको 3 घंटे के अंदर ख़त्म कर देना चाहिए। एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ पॉसिबल। आप जब तीसरी रीडिंग पे जाओगे तो हो जाएगा। बट रिमेंबर ये करिए कि पहला पेंसिल से, सेकंड मार्कर से, एंड थर्ड आप सीधा करिए। और जब आप पेंसिल से कर रहे हो तब एनसीईआरटी में कुछ एरियाज़ होता है जो यूज़लेस होता है, इंट्रोडक्शन और समथिंग, उसको क्रॉस करना सीख जाइए कि इसको ये तो यूपीएससी नहीं पूछेगा। उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना ज़रूरी है। एनसीईआरटी न्यू या ओल्ड कोई भी जो आप मिले वो पढ़ो। नॉलेज उसमें भी है, नॉलेज इसमें भी, ऐसे कोई मैटर नहीं करता। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है? तो बच्चों, न्यूज़पेपर उठाइए, ठीक है, एंड न्यूज़पेपर को स्टार्ट करिए। डोंट डू एनी अदर थिंग। न्यूज़पेपर करिए, एक कोई मंथली कंपाइलेशन कर लीजिए। और प्रीलिम्स के लिए ऑनलाइन बहुत से रिसोर्सेस है जो फ्री में पढ़ाते हैं, तो उनके मटेरियल देख लीजिए। अभी आई डोंट वांट टू नेम द इंस्टीट्यूट्स, बट कोई प्रीलिम बूस्टर देख लीजिए, प्रीलिम्स के स्पेसिफिक बाइट्स होंगे वो देख लीजिए। और एक दो आप जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस देख लीजिए, ये सफिशियंट होगा। दैट विल बी ऑल, उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। न्यूज़पेपर कितने इंपॉर्टेंट है? देखो, ज़रूरी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी नहीं पढ़े थे। फिर मैंने जब मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि अरे यार ये तो बहुत ज़रूरी, इसको करना चाहिए था।
तो कोशिश करो कि आर्टिकल्स वगैरह न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। आप कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं? इंडियन एक्सप्रेस इज़ गुड न्यूज़पेपर। आप करो। द हिंदू भी बच्चे पढ़ते हैं, बट इंडियन एक्सप्रेस एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ क्वाइट बेटर। एक राइट अप्रोच है, स्टेबल है। मतलब द हिंदू हैज़ दिस सॉर्ट ऑफ लेफ्टिस्ट टेंडेंसी, थोड़ा सा ऐसा लगता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट ये मोर ऑफ अ सेंट्रल लोकेशन यू विल फाइंड। तैयारी कहाँ रह के की थी? तैयारी मैंने अपने घर में रह के करी थी। फ्रॉम कोचिंग के लिए मैं कोई पर्सनल आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आई हैव नॉट टेक एनी कोचिंग, सो इट विल बी वेरी, मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा किसी कोचिंग का नाम लेना। हाँ, मैंने अपने घर में ही रह के तैयारी करी थी। ओके, सो मैगज़ीन कितनी इम्पोर्टेंट है? मंथ एंड में एक कंपाइलेशन ज़रूरी है। एक कोई भी कंपाइलेशन आप पढ़ लीजिए, दैट विल बी वेरी सफिशिएंट। उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। मैंने कौन सी फॉलो करी थी? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई फॉलो नहीं करी थी। तो उसके कारण ऐसे आई वोंट टेल यू कि ये करो वो करो। आप जो भी मार्केट में अभी फ़िलहाल की कंडीशन में एक अच्छे रेपुटेशन पे, आप उसको फॉलो कर सकते हो। मैगज़ीन कैसे पढ़ना है? जिस दिन आई, जिस दिन उसकी पीपीटी आ गई, पीडीएफ आ गई, या फिर आपके पास हार्ड कॉपी आ गई, बैठ के एक दिन में कंप्लीट करना है। अराउंड 100 पेजेस की होती है, एंड उतनी आपकी स्पीड हो जाती है कि आप दिन में 100 पेजेस तो पढ़ लेते हो। एंड कोशिश करो कि अगर बहुत टेक्निकल कोई चीज़ है तो उसको अवॉइड करो, ठीक है। कोई आर्मी एक्सरसाइजेस है तो यूपीएससी यूजुअली नहीं पूछती ऐसी चीज़ें। तो आपको समझना है कौन सी चीज़ें यूपीएससी पूछ सकती है, कौन सी नहीं पूछ सकती है। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार देखो। तैयारी कब से स्टार्ट करनी है? जब जागो तब सवेरा। जब आपको लगे कि आप तैयार हो, उस मोमेंट पे आप तैयारी कर लो। आई नो करोल बाग इज़ वेरी कॉस्टली। उसके बाद ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट की है? मेरी बीएससी फिज़िक्स है। करंट अफेयर्स कैसे करें? डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस देखो, और प्रीलिम बूस्टर देखो, और मंथली मैगजीन करो। उससे ज़्यादा और कुछ मत करो। जीएस बहुत है, ऑप्शनल है, एथिक्स है, ऐसे इन चीज़ों पे फोकस करो, ठीक है। और किसी चीज़ का नहीं करना है। इंटरव्यू में एक्स्ट्रा करिकुलर मैटर करता है नहीं करता है? ये डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर मी जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरे डेफ को टच भी नहीं किया था। एंड कोई और जो बंदे थे उनके डेफ में ही सवाल पूछे थे। तो एक दो एक्टिविटीज़ हमेशा होनी चाहिए। हिंदी मीडियम, मैंने भी बीएससी की है। वो आप खुद डिसाइड करिए। आपको जिसमें आंसर लिखने में कंफर्टेबल होगा, जिसमें मटेरियल अवेलेबल होगा, जिसमें आपको समझ आता होगा, वही चीज़ आपने करनी है। कोई मतलब किसी को पूछ के कभी ये नहीं करना। यू हैव टू टेक योर डिसीजंस। आपको कल अगर एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो बहुत से डिसीजंस आपको लेने होते हैं। तो हर बार हम पूछ नहीं सकते किसी को। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। मेंस की नोट्स कैसे तैयार करें? टाइम नहीं मिलता। अगर आपके पास प्रीलिम्स के टाइम पे वहीं पे मैंने बोला है, पहले पेंसिल से, सेकंड पेन से करो, थर्ड हाइलाइटर से करो। तो जब हाइलाइटर के बनते हैं तो वही नोट्स आप मेंस में यूज़ कर सकते हो। इंटरव्यू की प्रिपरेशन, वो आप फ़िलहाल जो है फोकस करो प्रीलिम्स पे। अ, एक अप्रोच फॉलो करो, रोल, कंट्रीब्यूशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वे फॉरवर्ड, इश्यूज़। तो अगर ये चीज़ें आप समझ गए हो तो जब आप इंटरव्यू पे जाओगे तो यू ऑलरेडी विल बी इन अ गुड स्टेट। हाँ, सही है। फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड ज्योग्राफी था मेरा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन पे। बुक लिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है स्मॉल टॉपिक्स के लिए। आप रिसोर्सेज सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। ऐसे मतलब ये नहीं होता कि वो जस्ट सीकिंग फॉर नोट्स। नोट्स मैंने बताया, फिर एक और बताएगा, फिर एक और टॉपर बताएगा। तो नोट्स से थोड़ी कलेक्ट करके रहना है ना। एक मटेरियल उठाइए, उसमें पढ़िए, वही इनफ है। हाँ, डेफ़िनेटली एंथ्रोपोलॉजी भी हो सकता है, ऐसे क्यों नहीं। बट मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, ये आपको ढूँढना पड़ेगा उस चीज़ को लेके। आपने कितने घंटे डेली पढ़ाई करी? तो 6 घंटे से लेके 14 घंटे। एग्ज़ाम के टाइम में 14।
नॉर्मल टाइम पे 6 to 8 आवर्स यूजुअली एवरी डे, वो तो नॉर्मल होता था 8 आवर, मतलब 7 आवर तो प्लस होता ही था। कभी कभी इफ़ आई डोंट वांट टू स्टडी इवन दैट डे इट वाज अराउंड 6 आवर्स। यूपीएससी की तैयारी शुरुआत कैसे की? 2019 में आई केम बैक फ्रॉम एसएसबी इंटरव्यू, प्रयागराज से जब मैं रिटर्न आया था तब कुछ चीज़ें ऐसे हुई, इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम मिला। उस टाइम पर रियलाइज़ हुआ कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए लाइफ में, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दिस थिंग। डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? शुरुआत में आप 2 आवर्स इन द मॉर्निंग, 2 आवर्स इन द आफ्टरनून एंड 2 आवर्स इन द नाइट करिए, 6 आवर करिए। धीरे धीरे फिर 2 आवर की इवनिंग और नाइट में कर लो, तो उससे 8 आवर तक की स्टडी तो आपने करनी ही है विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी इससे। टाइम टेबल कैसे बनाना है? तो महीने का टाइम टेबल बनाओ। ऐसे लिखना है पेज के वन साइड में 1 2 3 4 ऐसे 30 तक लाइन लिखना है। फिर लिखना है कि फ्रॉम 1 to 5 आई एम गोइंग टू डू जोग्राफी, वहाँ से ये वो जो भी टॉपिक से उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद यू हैव टू राइट ऑप्शनल का ये यूनिट, ऑप्शनल का यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो ऐसे डेली टारगेट्स लेने, ऐसे रियलिस्टिक टारगेट्स लेने, बीच में हमेशा वीक में 1 या 2 दिन की गैप छोड़नी, उसमें ऐसे करिए हमेशा। ऑप्शनल कैसे चूज़ करें? ऑप्शनल देखो स्कोरिंग कौन सा सब्जेक्ट है, मटेरियल किसका है, टीचर कौन से अवेलेबल है, एंड ऐसा जो आप कवर कर सको। सो यही देखना है। ज़्यादा अगर इंटरेस्ट के पीछे भागोगे तो दिक्कत होती है, क्योंकि कई ऑप्शनल्स होते हैं जिसमें बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है पर वो मार्क्स ही नहीं डिलीवर करता। तो फिर एक ऑप्शनल, 2 ऑप्शनल, 3 इंटरव्यू, 4 इंटरव्यू होने के बाद भी डिफ़िकल्टी होती है बच्चों को। सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें? तो सबसे पहले अनइंस्टॉल करते हैं, सबसे बेस्ट है। ठीक है, अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया है क्योंकि कहते हैं अब वी हैव क्लियर्ड, दैट्स वाई वी हैव इंस्टॉल्ड इट वगैरह। बट अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग तो अनइंस्टॉल कर दीजिए, बेस्ट होगा। यूट्यूब का यूज़ करिए एक कंस्ट्रक्टिव वे में, करंट अफेयर्स के लिए करिए, बहुत से टॉपिक्स हैं, नॉलेज है, स्ट्रेटजीज़ के लिए यूज़ करिए। बट बाकी जो भी सोशल मीडिया है मैं तो कहूँगा अनइंस्टॉल कर दो, बेटर होगा। ऑनलाइन करनी चाहिए तैयारी या ऑफलाइन? डिपेंड करता है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि ऑफलाइन ही करनी चाहिए, पर ऑफलाइन में एक होता है कि यू गेट, मतलब चीज़ों कॉन्फिडेंस होता है, वो आता है ऑफलाइन में जब आप जाते हो वहाँ पे। बट ज़रूरी नहीं है। फिर हम लोगों ने भी किया ऑनलाइन मटेरियल यूज़ करके पढ़ाई करी, ठीक है, फ्री यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह, तो ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आपको यही चीज़ देखनी है कि किस चीज़ से आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। ज़्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे इसमें नहीं, ऑनलाइन इज़ ऑल्सो गुड, ऑफलाइन भी अच्छा है। पढ़ाई आपको ही करनी है एंड में। दिल्ली जाना ज़रूरी है? हाँ, इंटरव्यू के लिए जाना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ दिल्ली में होता है, बाकी मेंस तक आप कहीं पे भी कर सकते हो। पर तैयारी के लिए जाना ज़रूरी नहीं है, तैयारी आप कहीं से भी करो, कोई इशू नहीं। सिलेबस समझ में नहीं आता तो क्या करें? अगर सिलेबस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बस आपको इतना कहूँगा, सिलेबस लीजिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए लाइन टू लाइन, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही वो देखिए। क्योंकि सिलेबस तो बच्चे पहले तो देखते हैं, देख के डर जाते हैं, समझना उनको होता नहीं है, सिर्फ डर जाते हैं। तो आई डोंट वांट कि मतलब जाके वहाँ डरे। सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, पहले देख लो, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ो। 1 घंटा लगेगा पढ़ने में, पढ़ लो। एक बार पढ़ लिया तो लाइफ टाइम आपको हमेशा मतलब वो रहेगा कि हाँ ये टॉपिक न्यूज़पेपर में आ रहा है, ये इस यूनिट से, तो ये आ सकता है। ये टॉपिक तो यूनिट में है ही नहीं, तो ये पक्का नहीं आएगा। मैप समझ नहीं आते, मैप समझ नहीं आते तो रूम में चिपका लो बहुत सारे मैप्स, छोटे छोटे मैप्स करके चिपकाओ। फिर उसके बाद उनको बार बार देखो, देख के पॉसिबल होता है तो पेंसिल से उस पर मार्क्स भी करना शुरू करो, तब जाके ये चीज़ें याद रहेगी धीरे धीरे। टाइम मिलता है तो एक वाइट बोर्ड छोटा सा इतना हो तो उस पर मैप्स बनाते रहो, पेपर भी बनाते रहो, पेंसिल से मिटा के रीयूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप से हो सकता है। नोट्स पढ़ने चाहिए, टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए, नोट्स क्यों? अब मैं नोट्स में वो चीज़ लिखूँगा जो मुझे नहीं आता, राइट? अगर मेरे नोट्स आप पढ़ोगे तो आपको बस वही चीज़ें पता चलेगी जो मुझे नहीं आती। जो चीज़ मुझे आती है वो यूपीएससी ने उसी में से पूछा था, इसलिए टेक्स्ट बुक जो है लीजिए। उसके बाद अपने खुद के नोट्स बनाइए, किसी के नोट्स आपके कभी काम नहीं आएंगे, रिमेंबर दैट थिंग।
अब नोट्स कैसे बनाएं? तो पहली रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, उसके बाद जो तुमको याद नहीं होता वो चीज़ लिखनी है नोट्स में। 3 रीडिंग में आपको सारी चीज़ें याद हो जाती है सही से, जो चीज़ें नहीं होती वो लिख लीजिए। रिवीजन कैसे करें? तो जिस दिन पढ़ते हो उसी शाम को उस चीज़ को रिवाइज़ कर लो, उसके बाद एक वीक में रिवाइज़ करो संडे वगैरह पे, एंड 1 महीने के बाद रिवाइज़ करो, तो ये चीज़ आपके लिए हो जाएगी। पढ़ा हुआ कैसे याद रखें? देखो बार बार पढ़ना पड़ता है, एक बार पढ़ने से कुछ याद नहीं रहता। वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ह्यूमन, चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। पढ़ाई में मन कैसे लगाए? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, संदीप माहेश्वरी में हूँ नहीं तो मैं मोटिवेट नहीं कर पाऊँगा। ये आपको ढूंढना है कि आपका रीज़न क्या है सर्विसेज ज्वाइन करने का। अगर आपके पास वैलिड रीज़न है तो फिर ये जर्नी कितने भी लंबी हो आप सस्टेन कर जाओगे। अगर आपके पास तैयारी का कोई कारण नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो किसी वो होता है ना कि हमेशा कब तक पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवाओगे अपनी गाड़ी में। ठीक है, तो आपको भी कुछ मतलब ऐसा देखना पड़ेगा, एक एनर्जी का जो सोर्स है अपने अंदर से, कि जो बार बार आपको ऐसे टंकी भरना नहीं पड़े। तो यू हैव टू फाइंड योर रीजंस, आपको खुद के रीजंस ढूंढने हैं, तभी जाके इट विल बिकम ईजी आपके लिए। ठीक है, उसके बाद प्लान भी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? डेफिनेटली प्लान भी होना चाहिए। अगर प्लान भी होता है तो आपको एक स्टेबिलिटी होती है माइंड की। टॉपर्स बहुत से कहते हैं कि नहीं 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 होने चाहिए वगैरह वगैरह, बट देखो एक ब्रूटल ट्रूथ आपको बताता हूँ। यूपीएससी में 10 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम लिखते हैं पर 1,000 से कम सेलेक्ट होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन 1,000 से लेके अगले 20,000 में कोई ज़्यादा फ़र्क होता भी नहीं है। या फिर अगर मान लो 1,000 से लेके 5,000 तक बच्चों में कोई ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। स्मार्ट सारे होते हैं, सब में ये होता है, बस लक फैक्टर, अ लॉट ऑफ फैक्टर प्लेज अ रोल। ठीक है, सो डेफिनेटली आपको आपकी प्रैग्मेटिक सोच होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि अ, अगर इस टाइम में आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अगर इस साल का टॉपर अगले साल का प्रीलिम्स में निकालेगा क्या? दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी काइंड ऑफ कहते हैं उसको ट्रिकी सिचुएशन है कि इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो आपके पास प्लान भी होना चाहिए, उससे आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे था? ठीक था। मैं गया, उन्होंने पूरा जीएस बेस्ड इंटरव्यू था मेरा। तो उसमें स्टैटिक क्वेश्चंस पुराने मतलब पूछे, कोई डैफ वगैरह नहीं था। मेरे टाइम में तो इट वाजंट डैफ और सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। अगर मुझे यूपीएससी देने का मौका फिर से मिलेगा तो डेफिनेटली हल राइट एग्ज़ाम, क्योंकि सच में वो एक आपकी मेंटल लेवल को पुश करता है, लिमिट्स को पुश करता है, आपके शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग करता है। एंड वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। जब आप एक मीन्स लिख लेते हो उसके बाद यू बिकम अ कम्प्लीट डिफरेंट पर्सन, एक अलग इंसान आप बन जाते हैं। कौन सी गलती करी थी? रिवीजन नहीं किया, टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखी, रिवीजन नहीं किया, टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखी, उसके बाद बहुत से रिसोर्सेज के पीछे भागते रहा, अंडर कॉन्फिडेंट था, हमेशा सेल्फ डाउट होता था, ये सारी गलतियाँ की। बट अभी ऐसा लगता है कि अगर खुद पे उतना विश्वास है, इफ़ आई वुड शो, मतलब आपके अराउंड आपके पेरेंट्स आप पे विश्वास दिखाते हैं, अगर आप उसका आधा विश्वास भी खुद पे रख लेंगे तो आप क्लियर हो जाओगे। यूपीएससी क्यों सिलेक्ट किया? तो मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि जब मैं प्रयागराज से रिटर्न आ रहा था एसएसबी इंटरव्यू दे के कॉन्फ्रेंस से बाहर हुआ था, उस टाइम पे इंट्रोस्पेक्ट करने का बहुत टाइम मिला। उस टाइम पे रियलाइज़ किया कि करियर ऑप्शंस हैं। उसके बाद एक सोसाइटी के लिए यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। तो ये चीज़ एक वे है, एक रास्ता है जिससे आप कर सकते हो। दैट्स वाई आई चोज इट। बच्चों, टिप्स अगर कुछ देने हैं आपको तो एक ही चीज़ कहूँगा, कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंटली करना है, मेहनत करनी है, रेगुलर प्लानिंग करनी है। अगर आप सक्सेसफुल होने के लिए प्लान नहीं कर रहे हो तो आप प्लान जो है वो फेल होने के लिए कर रहे हो। यू शुड हैव अ प्लान। आपके पास प्लान होना चाहिए, उसके ऊपर चलना है। ठीक है, उसमें हो सकता है कोई अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़े, वो टाइम बीइंग के लिए आप करो। पर ऐसे नहीं कि आप टाइम टेबल बना रहे हो फिर हर महीने उसको रिवाइज़ कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या आप वापस देंगे अटेम्प्ट? हाँ दूंगा।
चलो लेट्स डू द क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चंस करते हैं सबके, ठीक है। नोट्स कैसे बनाए, ऑलरेडी आई हैव आंसर्ड। इंटरव्यू की प्रिपरेशन, आप मेंस क्लियर करो, आप इंटरव्यू के लिए 50-60% तैयार हो जाओगे। कहाँ पोस्टेड हो, हम लोग ट्रेनिंग जाने के अभी वापस देंगे। हाँ, आई राइट द अटेम्प्ट अगेन। तो एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं आता, कोई रोबोट्स नहीं है यहाँ पे। यू हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन, 2-3 बार उसको पढ़ोगे तभी वो चीज़ समझ में आएगी। और पढ़ते समय लिखा भी करो तो ज़्यादा माइंड इन्वॉल्व होगा, वरना से पढ़ोगे तो आंखें खुली रहेगी, पढ़ रहे हो बट माइंड सो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब पढ़ रहे हो तो प्रॉपर सेटिंग करके लिखते हुए पढ़ो। आपकी जर्नी में आपकी हेल्प किसने करी? मेरे मम्मी पापा ने, मेरे बहनों ने, मेरे जीजा जी ने, इन सब लोगों ने एक डेफिनेटली एक सपोर्ट बन के हमेशा मेरे पीछे खड़े रहे। डेली करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया आपको क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। शुरुआत में आप प्लीज़ वही से देख लो एक बार। कोचिंग के बारे में प्लीज़ डू नॉट आस्क, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू आंसर। और कोई मुझे मतलब ऐसे फ्रिक्शनल आंसर्स नहीं देने हैं आपको। आपका दिस इज़ अबाउट योर करियर, दिस इज़ अबाउट योर लाइफ। आपने नहीं, PT 365 कभी नहीं करा? नहीं। मंथली कर लेता था तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पहली रीडिंग में आप 30-40 पेजेस पर आवर, हाँ होता है, ये पॉसिबल है, बट रिमेंबर करिए कि पहली रीडिंग में मुझे तो अराउंड 6 to 7 मिनट्स लगते थे A4 साइज़ का एक साइज़ पढ़ने में। तो 15 मिनट्स में टू मतलब अराउंड 12, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मतलब 5 से 6 लीव ही पढ़ पाता था। मतलब अराउंड 10 से 15 पेजेस 1 घंटे में पढ़ पाता था पहली रीडिंग में। उसके बाद फिर 15 मिनट्स में भी वो पेजेस हो जाते हैं। पहली रीडिंग में टाइम लगता है, फिर 30-40 पेजेस क्या यू कैन डू, अराउंड 300 पेजेस भी आप 3 घंटे में कर लोगे। तो वो चीज़ मैटर नहीं करती, पहली बार में टाइम लगता है अराउंड, तो वो चीज़ टाइम देना पड़ता है आपको। फ्रेंड सर्कल का कितना रोल है? बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स थे मेरे, तो उसके कारण वो हमेशा सपोर्ट करते थे, टाइम पास नहीं करते थे, बात करके हमेशा मोटिवेट करते थे। एंड कोई अगर प्रॉब्लम हुई तो वो सॉल्व भी करते थे। तो ज़्यादा दोस्त नहीं थे तो कोई ऐसा टाइम पास भी नहीं होता था। कोचिंग नोट्स, हाँ देखो बच्चों, अगर कोई मटेरियल अच्छा लगता है तो करो। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोचिंग नोट्स पे ही डिपेंड करना है। हाँ, बहुत ज़्यादा यूट्यूब की वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती है। आपको बहुत से मटेरियल फाइंड करने हैं, जैसे अन अकेडमी में फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, वही बायजूस में भी है, ओनली आईएएस में भी है, स्लीपी क्लासेस में भी है। तो जो जो यूपीएससी के मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बहुत से कोचिंग में फ्री मटेरियल है। अगर आप मेरा यूपीएससी प्रतीक कोडे ऑल इंडिया रैंक 638 सर्च करोगे तो वहाँ पे अराउंड एंथ्रोपोलॉजी मैंने 50-60% सिलेबस कवर कर चुके हैं, जिसके और वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर भी मिला है। तो आपको वो भी चीज़ देखनी चाहिए। फ्री मटेरियल्स हमेशा यूज़ करो, जहाँ मिले वहाँ से करो। फ्रेंड सर्कल और टीचर्स का रोल हमेशा मोटिवेट करना। दोस्त अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं, तो आप हमेशा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे। पर अगर ये इन लोग अच्छे नहीं रहे तो डिफ़िकल्टी होगी आपको। GS3 की स्ट्रेटेजी कैसे हो? तो अच्छा, रिमेंबर, GS3 इज़ अ वेरी वास्ट, बहुत जो जो चीज़ें बच गई थी सारी चीज़ें GS3 में डाल दी है। तो आप जैसे आपकी तैयारी हो रही है उस टाइम पे फोकस करो एनवायरनमेंट पे, इकोनॉमी पे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स है उसके कोचिंग मटेरियल अवेलेबल है, आप वहीं से इसको कंप्लीट करो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्राइटेरिया है एज का, वो आप देख लो, उस हिसाब से फिट 28 तो फिट होती है एज। ओके, तो आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर क्वेरीज। देखो, ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ के पीछे मत भागो, ज़्यादा नोट्स के पीछे मत भागो। आप नोट्स पढ़ना शुरू करो, पढ़ाई स्टार्ट करो, दैट्स ऑल इट टेक्स। ये चीज़ ज़रूरी है। बच्चे बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि
इन्हीं चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, स्ट्रैटेजी देखो, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है उसकी। आप एक दिन बैठो, लिखो GS1 और जी 10-20 टॉपर्स के वीडियो देख लो GS1 के, उनकी क्या बुक लिस्ट है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी, कैसे कंप्लीट किया। फिर GS2 GS3 GS4 के लिए भी सेम करो। तो जो जो टॉपिक्स है GS1 2 3 इवन 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो सेम वही रहेगी जो सिलेबस में आपको मेंशन करेगा। उसके मटेरियल देखो कहाँ से है, एंड वो सारे मटेरियल्स आप रिविजन करना शुरू कर दो। तो ज़्यादा भागो मत, डोंट बी अ नोट्स कलेक्टर, यू हैव टू बी अ कलेक्टर समडे। समझ के पढ़े या बार बार पढ़े, एक बार समझ के पढ़ लिया तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, और बार बार पढ़ने के बाद भी समझ आए ये ज़रूरी नहीं होता है। बट आपको चीज़ें जितनी हो सके उतनी, क्योंकि यूपीएससी में जब आप एग्ज़ाम लिखते हो मेंस, तो आपको सोचने का टाइम नहीं होता। एक मसल मेमोरी होती है, एंड आपका ब्रेन सोचता है और आपका हाथ लिखता है, बस दैट्स इट। इतना ही टाइम होता है आपके पास। पीसीबी में 70% है, तो मैं सीनियर्स में ऐसे भी टॉपर्स हैं जिनके 60% थे, तो उन्होंने भी यूपीएससी और उनकी तो बहुत अच्छी रैंक भी आई है। तो दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। एथिक्स के लिए मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ नोट्स। मनोज, योर कॉलेज नेम, ग्रेजुएशन, क्या करना है उस चीज़ का। देखो बच्चों, पढ़ाई करने के लिए आप आए हो यहाँ पे, यू आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस, ठीक है। डोंट आस्क सम इररिलेवेंट क्वेश्चन जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। मैंने मोस्टली जो भी डाउट्स थे आपके वो क्लियर कर दिए हैं। अगर आप को कोई भी डाउट्स है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे नाम के साथ जुड़ सकते हो। यूट्यूब पे भी यू कैन जॉइन मी एंड आई बी एबल टू आंसर, एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। ओके, तो देखो फिलोसॉफिकल एसेस के लिए दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग। आपको लिखना है, मैंने जैसे बोला है कि आपको स्ट्रेटेजी जब आप बनाओगे तो मंथ में 4 ऐसे तो आपने लिखने हैं स्टार्टिंग से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे लीजिए, और एक बार अपने सीनियर से, अपने भैया से, बहन से, किसी से भी चेक करवाइए। अगर वो पूरा पढ़ पाते हैं तो समझना आपको अराउंड 60 मार्क्स है। अगर वो बोर हो जाते हैं तो समझ जाना अराउंड 50 से भी नीचे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर स्टेइंग ट्यून। आपको जो भी डाउट्स है आप मुझे और भी इंस्टाग्राम वगैरह पे जुड़ के यू कैन टेक द गाइडेंस। टेक केयर, हैव ग्रेट टाइम। जय हिंद।